चलो ध्यान दो। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। वो फैन बंद कर, फर्स्ट स्विच। हाँ ठीक है, शुरू कर रहे हैं। तो कैपिटल बजटिंग के ऊपर बात हो रही थी। अब जो आगे का टॉपिक देखना है वो उन्होंने थियरी में उतना डिटेल में नहीं समझाया, लेकिन जो केस स्टडीज वाले लास्ट में आपको एक दो सम्स दे रखे हैं उसमें यूज में आएगा। तो पहले मैं उसका पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर वो सम पे जाएंगे। नो डाउट एक दो ही क्वेश्चन है, लेकिन बिना कंसेप्ट के अगर आप वो करके जाओगे तो फिर एग्जाम में कुछ नया आ गया तो नहीं बनेगा। तो अपने पूरा लॉजिक समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। चलो ध्यान दो। रिप्लेसमेंट डिसीजन के नाम से ये टॉपिक जो है वो रिकग्नाइज होता है। इसमें जो अप्रोच यूज होती है कैलकुलेशन के लिए उसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। सुन लो। अब ध्यान दो यहाँ पे रिप्लेसमेंट डिसीजन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको दो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में से एक सिलेक्ट करना होगा, जैसे हम यूजुअली देखते हैं। एक वो टाइप के सम्स आएंगे। दूसरा एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आप जो एक एग्जिस्टिंग मशीन यूज कर रहे हो, वो एग्जिस्टिंग मशीन जो है उसकी लाइफ अब काफ़ी हो चुकी है। तो अब ऐसा पॉइंट आ गया है कि आप कंसिडर कर रहे हो कि हम पुरानी मशीन को रिपेयर करके कंटिन्यू करें या फिर नई मशीन पे स्विच ओवर कर लें। अब इसके ना दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। अगर आप ओल्ड मशीन को रिपेयर करवा के चला रहे हो तो आपका इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट लग जाता है वो बच जाएगा, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन पुरानी मशीन की एफिशिएंसी कम हो गई है, प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, बार बार रिपेयरिंग का खर्चा आता है, तो रिपेयर करवाते टाइम मशीन बंद पड़ी रहती है, नुकसान जाता है, वो भी एक फैक्टर है। दूसरा, इसके बदले अगर आप नई मशीन पे स्विच करते हो तो नो डाउट उसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाम पे अच्छा खासा एक अमाउंट चला जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एडवांटेज भी रहेगा। नई मशीन जो है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, प्रोडक्शन रेट क्विक है, डाउन टाइम और रिपेयरिंग का बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगा, वन टाइम खर्चा रहेगा। अच्छा, पुरानी मशीन सेमी ऑटोमेटिक थी, नई वाली ऑटोमेटिक है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है, स्टाफ सैलरी रिड्यूस हो जाती है। ऐसे कुछ फायदे नुकसान दोनों चीज़ों के हैं। अब हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है कि हम पुरानी मशीन को ही कंटिन्यू करें या नई मशीन पे स्विच कर दे, उसमें फायदा है। अब ऐसे डिसीजन जो है वो नंबर्स के बेसिस पे या कैलकुलेशन के बेसिस पे लेने पड़ते हैं जब अपने बिजनेस में बात करते हैं। तो आपको गिनना पड़ेगा कि फायदा किसमें। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो अप्रोच यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल का मतलब है ओल्ड से न्यू पे जाने में चेंज कितना हो रहा है। अगर ओल्ड मशीन को स्विच करके मैं न्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, न्यू वाली मशीन पे जा रहा हूँ, तो मेरे कुछ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कुछ सेविंग्स भी तो होंगी, कुछ फायदा भी तो होगा नई मशीन का। तो इसको इवेल्युएट करना है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है या सेविंग ज़्यादा है। अगर एक्सपेंसेस से ज़्यादा सेविंग हो रही है तो बेटर है ना, फिर मैं शिफ्ट कर लूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उतना बचत नहीं हो रही है, तो पुरानी वाली मशीन रिपेयर करके चलने दो। तो ये अप्रोच को हम इंक्रीमेंटल अप्रोच बोलते हैं। तो एक्चुअल पूरा कैलकुलेशन ऐसे होता है, न्यू माइनस ओल्ड, पुराने से नए पे शिफ्ट करे तो कितना चेंज आ रहा है, दैट इज द इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसको बोलेंगे न्यू माइनस ओल्ड। और ये कैलकुलेशन पे पूरा रिप्लेसमेंट डिसीजन का टॉपिक चलता है। अब पॉइंट क्या है ना कि सम में बहुत सारा डेटा होता है, फिर डेटा देख के अपने को समझ नहीं आ रही यार अप्रोच कैसे करें, इतनी सारी चीजें, स्टार्ट कहाँ से करूँ। रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो अपने इसको एक फिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे कि जब भी आपको इस टाइप का कोई सम मिले जहाँ रिप्लेसमेंट करना हो या एक्सपेंसेस और सेविंग्स का एनालिसिस करना हो या दो प्रोजेक्ट्स हो या एक से दूसरे पे शिफ्ट करना हो, तो आपको सम को अप्रोच कैसे करना है। तो जो पूरा डेटा है ना उसको मैं यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट ए, बी और सी। फर्स्ट पार्ट इज इनिशियल कैश आउटफ्लो या इनिशियल, कैश आउटफ्लो बोल सकते हैं, सिंपल रखते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। पार्ट बी है उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और पार्ट सी को बोलेंगे टर्मिनल कैश फ्लो। तीन पार्ट्स में अपने पूरे सम के डेटा को डिवाइड कर देंगे। अब इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं वो भी डिफाइन कर देंगे कि भाई इनिशियल कैश फ्लो में कौन से पॉइंट्स आते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में क्या क्या चीज़ें होती है और टर्मिनल में क्या आता है। तो जब आप ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो इसके अंदर का जो डेटा है आपको सिर्फ उससे मतलब रहेगा, बाकी की चीज़ें अभी आपको इवेल्युएट नहीं करनी। ये पार्ट गिन लिया, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे, उसके पॉइंट्स इवेल्युएट करेंगे, फिर थर्ड पे आएंगे। तो थोड़ा स्ट्रक्चरली सम को अप्रोच करोगे ना तो सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स में क्या क्या है वो हम एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। आप पहले ये देख लो, एक बार टाइटल दे दो, रिप्लेसमेंट डिसीजन, इंक्रीमेंटल अप्रोच, न्यू माइनस ओल्ड, और उसमें तीन पार्ट्स। और ये तीनों में जो फाइनल कैलकुलेशन होता है उसमें आंसर में तो अपना एनपीवी आता है और कुछ नहीं आता है, और वो ऐसे आएगा, एक फॉर्मूला बन जाता है। अब एक बार लिख लो, मैं समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है, सिर्फ नोट कर लो।
फिर यहीं पे फिर आगे कैलकुलेशन देखते हैं। चलो देखें आगे। तो अभी एक एक करके इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं डिटेल में, किसमें क्या आपको अप्रोच लगाना है। तो सबसे पहला जो ए पार्ट है, इनिशियल कैश आउटफ्लो। ठीक है, नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो की बात हो रही है। इस पार्ट में हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि अगर आज हम पुरानी मशीन को बेच के न्यू मशीन पे शिफ्ट करते हैं तो नेट हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा। आ रहा है समझ में? अब अगर ऐसा करते हैं तो देखो क्या सिनारियो होगा। सबसे पहले न्यू मशीन की कुछ कॉस्ट होगी, जो भी अमाउंट है। अच्छा, अब नई मशीन खरीद रहे हो तो पुरानी वाली बेच भी तो रहे हो, एक्सचेंज ही तो हो रहा है। तो पुरानी वाली मशीन बेचोगे तो उसका कुछ अमाउंट मिलेगा या नहीं। अच्छा, उस मशीन को जब बेचोगे तो उसमें कुछ प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है ऑन पेपर, क्योंकि बैलेंस शीट में वो असेट कितने पे दिख रही है, आपने कितने पे बेची, उसमें प्रॉफिट लॉस होने का भी चांस है। तो जितना आप न्यू मशीन के लिए स्पेंड कर रहे हो, पुरानी वाली जो बेचोगे उससे जो पैसा आएगा उससे आपका आउटफ्लो कम हो जाएगा ना। मान लो नई मशीन 1 लाख रुपए की है, पुरानी वाली 10,000 में बिक रही है, तो नेट आपकी पॉकेट से कितना जा रहा है, 90,000 ही तो जा रहा है। वो इफेक्ट हमें यहाँ पे देना है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस आफ्टर टैक्स सैलवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, ये लेस कर देंगे। फाइनली एक अमाउंट बचेगा, वो आपका नेट आउटफ्लो होगा। इसके साथ अगर और कुछ यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे आ सकता है तो वो एक चीज़ आती है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अब ये एग्जैक्टली क्या है, कुछ ऐड हो जाएगी, टोटल अमाउंट बनेगा। अगर आप बिजनेस चला रहे हो ना तो वर्किंग कैपिटल के नाम पे आपको कुछ पैसे साइड पे रखने पड़ते हैं, बिकॉज बिजनेस बिना पैसों के चलेगा नहीं। डे टू डे कुछ ना कुछ पेमेंट्स करने पड़ेंगे, बिल्स आएंगे, तो कैसे सेटल करोगे। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो बिजनेस चलाने के लिए हमारे पास कैश ऑन हैंड होना चाहिए। अब न्यू मशीन पे शिफ्ट कर रहे हो तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा भी हो सकती है एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग मशीन। तो अगर वो कुछ रिक्वायरमेंट एड ऑन होती है तो भी तो आपके आउटफ्लो में काउंट होगी, पैसे ब्लॉक हो जाएंगे आपके। तो नेट कितना अमाउंट जा रहा है मशीन को खरीदने पे और मशीन चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए कितने पैसे रखने की जरूरत है, ये पॉइंट सब में आ सकता है। ये सब मिला के आपका जो भी टोटल बनेगा दैट इज योर पार्ट ए, इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो अब सब में से ना आपको खाली यही पॉइंट्स ढूंढने हैं और इस पार्ट में रखने हैं, बाकी के डेटा से अभी आपको काम नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ, समझ आए? लिख लो, पार्ट ए नोट कर लो, फिर पार्ट बी पे चलते हैं। हाँ, आफ्टर टैक्स का जो भी इफेक्ट होगा, प्रॉफिट का इफेक्ट हुआ, लॉस का इफेक्ट, अपने को इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा, और वो इफेक्ट अपोजिट होगा। अगर लॉस हो रहा है तो फिर वो अलग इफेक्ट होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो डिफरेंट चीज होगी। वो फिर डेटा में जब आएगा तो नंबर्स के बेस पे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट में टैक्स भरना पड़ता है, लॉस में टैक्स सेविंग हो जाएगा। तो एक इनफ्लो एक आउटफ्लो, अपोजिट इफेक्ट होगा। बोलो, नोट कर लिया? क्लियर? तो ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ, इनिशियल कैश आउटफ्लो। इसके बाद सेकंड पार्ट जो आएगा दैट इज द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब ये मेन कोर पार्ट है, ज़्यादा कैलकुलेशन इसी में होने वाला है क्योंकि सारा मेजर पार्ट इसके अंदर कवर हो जाएगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। अब मैंने सिर्फ कैश फ्लो बोला, या इनफ्लो आउटफ्लो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें कंसिडर होंगी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम पुरानी मशीन से नई मशीन पे स्विच कर रहे हैं तो हमारे कुछ मंथली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कुछ मंथली एक्सपेंसेस कम भी होंगे। किसी डिपार्टमेंट में सेविंग हो रही है, किसी डिपार्टमेंट में एक्सपेंस हो रहा है, तो वो दोनों चीज़ें हमें यहाँ कंसिडर करनी है। नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, नेट सेविंग्स हो रही है या नेट एक्सपेंस हो रहा है, वो देखना है। डेप्रीसिएशन का जो इफेक्ट होता है वो इस पार्ट में देना है, टैक्सेशन का जो इफेक्ट होता है वो इस पार्ट में देना है। तो ये सारा कैलकुलेशन अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में पार्ट बी में होने वाला है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? देखते हैं प्रेजेंट कैसे करेंगे। ये हो गया, नोट कर लिया?
चलो, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में सबसे पहले मैं सेविंग्स से स्टार्ट करूँगा। तो भाई जो भी सेविंग्स मेरी हो रही है वो सारी प्लस करता जाऊँगा, लेस एक्सपेंसेस वो सारे माइनस हो जाएंगे, जितने भी खर्चे हैं। इसमें पता चलेगा नेट सेविंग्स, ये कुछ अमाउंट आएगा। अब इसमें डेप्रिसिएशन का भी जो इफेक्ट है वो भी हम देंगे। डेप्रिसिएशन ओल्ड से न्यू पे स्विच करने पे जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा वो सारा इंक्रीमेंटल डेप्री होगा, ये ध्यान से समझना। पुरानी मशीन जब हम चला रहे थे उस पर कुछ डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर ही रहे होंगे हर साल। न्यू मशीन पे स्विच करोगे तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम करने को मिलेगा या कम हो जाएगा? सोच के बताओ। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो क्लेम करोगे वो बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पुरानी मशीन की रेजिडुअल वैल्यू वैसे ही कम होगी, उस पर डेप्री का अमाउंट छोटा आ रहा होगा। अब नई मशीन पे स्विच करोगे तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम करने को मिलेगा ना, तो आपका डेप्री का एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ना हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और वो माइनस करेंगे। पुरानी मशीन की कॉस्ट प्राइस जो दिख रही होगी वो कम हो गई होगी और नई मशीन महंगी है, तो उस पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा ही मिलने वाला है आपको। ये लेस कर दिया। इसके बाद जो भी अमाउंट आया इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, तो टैक्सेशन का इफेक्ट आ जाएगा। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा उसमें से आपको फिर जाना है वापस CFAT पे। ये आ गया आपका PAT, वो याद करो पहले वाला CFAT वाला कैश फ्लो है ना। तो PAT तक तो आ चुके हो। अब क्या करेंगे, ये जो डेप्री माइनस किया था वो डेप्री फिर से ऐड बैक कर देंगे, प्लस हो जाएगा। जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, CFAT पर एनम, ठीक है, ये पर एनम बेसिस पे। अब आपका प्रोजेक्ट की कुछ लाइफ होगी, नई मशीन की 4 साल 5 साल 6 साल ऐसा कुछ होगा, तो हमें ये CFAT जो मिला ये सारा कैलकुलेशन करके एनुअल बेसिस पे मिला। अब अगर आपको टोटल चाहिए तो आप क्या करोगे, PV से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपका परसेंटेज रेट है, जो भी ड्यूरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये जो अमाउंट आएगा दिस विल बी पार्ट बी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशन से जो भी कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसमें पुरानी से नई मशीन पे शिफ्ट होने से जो भी सेविंग्स हुई, जो भी खर्चे बढ़े, ये सब इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, टैक्स का इफेक्ट, PAT, CFAT आने के बाद फिर से PV मल्टीप्लाई करके उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे। तो यहाँ तक आते आते आपको पार्ट बी मिल जाएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। वैसा इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं पार्ट सी। अभी सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होगा, सम का एप्लीकेशन अभी इलस्ट्रेशन करवाऊंगा फिर ही समझ आएगा। तो अभी एटलीस्ट फॉर्मेट समझ लो कैसे एग्जैक्टली हो रहा है। 100% नहीं भी पता चला है तो ठीक है, नंबर्स के साथ आइडिया आ जाएगा। हो गया, नोट कर लिया? बोलो पॉइंट में कोई डाउट इसमें किसी में? फॉर्मेट समझ आया आपको, कौन कौन सा डेटा यहाँ पे यूज करना है? अब इसके बाद तीसरा टॉपिक है, दैट इज टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब है प्रोजेक्ट एंड होने पे आ चुका है। मशीन की जो लाइफ थी, जैसे 5 साल की सपोज लाइफ है, तो 5 साल की लाइफ खत्म हो गई न्यू मशीन की, वैसे बात हो रही है। अब इस स्टेज पे होगा क्या, आप मशीन को सेल ऑफ कर दोगे तो कुछ स्क्रैप वैल्यू जनरेट हो जाएगी, वही होने वाला है। तो इसमें जो रिकवरी होगी दैट विल बी आफ्टर टैक्स नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन। नेट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, एक तो आफ्टर टैक्स तो समझ आ गया, नेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी इंक्रीमेंटल बेसिस पे। पुरानी मशीन भी अगर आज तक चला रहे होते तो उसकी भी तो कुछ स्क्रैप वैल्यू आती, छोटा अमाउंट होता है इससे लेकिन होता। नई मशीन पे शिफ्ट किया, 5 साल इसको चलाया, अब इसको बेच रहे हैं, तो इसकी स्क्रैप वैल्यू उसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही आई होगी। तो जो इंक्रीमेंटल अमाउंट है, पुरानी मशीन बेच के मान लो 2000 आता, इस मशीन को बेचा तो 10,000 आया, तो अपने को इंक्रीमेंटल लेना है 8000, और आफ्टर टैक्स वाला इफेक्ट तो रहने ही वाला है। तो ये अमाउंट आएगा आफ्टर टैक्स नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन या न्यू मशीन। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें और क्या इफेक्ट आ सकता है, एक इफेक्ट आएगा, वो जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट नहीं था जो पार्ट ए में अपन ने ब्लॉक किया था, अब जब मशीन ही बेच रहे हो तो वर्किंग कैपिटल के पैसे तो फ्री हो गए आपके, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ब्लॉक करके रखने की, तो वो रिकवर हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड, वो पैसा आपका इनफ्लो के फॉर्म में वापस आ जाएगा, और ये आपका बनेगा पार्ट सी, टोटल टर्मिनल कैश फ्लो। तो टर्मिनल कैश फ्लो में दो चीज़ का इफेक्ट आता है, पुरानी मतलब नई मशीन जो भी यूज़ कर रहे थे उसको बेच के जो स्क्रैप वैल्यू मिलता है वो, और जो वर्किंग कैपिटल इसके लिए आपने पार्ट ए में ब्लॉक की थी वो फ्री हो चुकी है, तो वापस आ गई, रिकवरी हो गई, तो उसको इनफ्लो की तरह काउंट करेंगे। दोनों को टोटल कर दो, ये आपको पार्ट सी मिल जाएगा वैसा। और फिर जब आगे एनपीवी निकालेंगे तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेना पड़ेगा,
तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा PVIF से, नॉट विद PVFA, बिकॉज दिस इज वन टाइम। CFAT पर एनम था, ये वन टाइम है, तो PVIF से मल्टीप्लाई होगा लास्ट ईयर के, उससे आपको मिल जाएगी फाइनल वैल्यू पार्ट सी, टर्मिनल कैश फ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू। ये एक बार मिल गया, फिर डिसीजन लेना है ना कि भाई न्यू पे शिफ्ट करे या ना करे, तो उसके लिए वो NPV वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, पार्ट बी प्लस पार्ट सी माइनस ए। देखो बी और सी दोनों में इनफ्लोज आ रहे हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में यूजुअली इनफ्लो आएगा, ये भी इनफ्लो आ रहा है और ये आउटफ्लो था, तो जब डिफरेंस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर NPV पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स पुरानी मशीन से न्यू पे शिफ्ट करने में आपको फायदा हुआ, और अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो पुरानी वाली चलाओ, फिर रिपेयर करा के नई लेके कोई मतलब नहीं है। फायदा हुआ तो फिर आप स्विच कर सकते हो, ये कंडीशन है, ठीक है। लिख लो इसको, थर्ड पार्ट को, फिर हम देखते हैं। केस स्टडीज में क्वेश्चन नंबर 5 है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। देखें क्वेश्चन नंबर 5, पेज 530 पे है क्वेश्चन नंबर 5। उसका डेटा देख लो, कैसे अप्रोच करना है समझ लेते हैं। देखो, ABC Limited is contemplating adding a new product line. New product line would be marketable for only 5 years, after which time it would have to be discontinued. तो आपको पता चल गया लाइफ 5 साल की। कॉस्ट और रेवेन्यू दे रखा है न्यू प्रोडक्ट लाइन से कनेक्टेड। इक्विपमेंट्स का खर्चा 80,000, वर्किंग कैपिटल 70,000, सैलवेज वैल्यू आफ्टर 5 years 10,000, एनुअल सेल्स रेवेन्यू, एनुअल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट एंड सैलरी, ओवरहॉलिंग ऑफ द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन 4 years, मतलब 4 साल के बाद, अभी जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। अब आपको डिसीजन लेना है कि इस बिजनेस में एंटर करें या ना करें। सारा डेटा दे रखा है, एनालिसिस करना है कि इसमें इस वेंचर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो अभी निकालना तो NPV है। अप्रोच थोड़ा बहुत एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे उसको कंप्यूट करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये रिप्लेसमेंट डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। इस सम में रिप्लेसमेंट नहीं है, इस सम में ऐसा है कि वेदर टू गो फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्मेट वैसे ही रहेगा। चलो देखते हैं, स्टार्ट वैसे ही करेंगे पार्ट ए से। अब इनिशियली आपका इस प्रोजेक्ट पे खर्चा कितना हो रहा है वो देख लो। न्यू मशीन का कुछ कॉस्ट दे रखा है, कितना कॉस्ट लग रहा है न्यू इक्विपमेंट्स का, 80,000 रुपीज। कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी है 70,000, तो ये हो गया 1,50,000। अब देखो पुरानी मशीन हमारे पास ऐसी कुछ है नहीं कि उसको बेच के हम इस पे शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ ओल्ड मशीन का डेटा में कुछ नहीं आएगा, आफ्टर टैक्स नेट सैलवेज वैल्यू ऐसे पॉइंट का कुछ काम नहीं है। जितने पॉइंट थे हमने यूज कर लिए। इसके अलावा पार्ट ए वाला और कोई डेटा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही अमाउंट आएगा। बाकी वो जो ओवरहॉलिंग एक्सपेंस वाला एक पार्ट है, उसको अपने यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, पार्ट बी में भी लिख सकते हैं, वो अपने हाथ में, अमाउंट वही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने सॉल्यूशन में उसको पार्ट ए में ले लिया यहीं पे। मीनिंग समझा देता हूँ, उनके जैसा ही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। ओवरहॉलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो तो 4 साल के बाद है ना। कितना खर्चा हो रहा है, 5,000। आउटफ्लो है, एक्सपेंस है मशीन से रिलेटेड, लेकिन उसकी आज की वैल्यू 5,000 थोड़ी ना है, ये तो 4 साल बाद देना है ना। तो आज की वैल्यू कितनी होगी अगर वो निकाल ले, तो इस आउटफ्लो में वो वाला आउटफ्लो भी जोड़ देते हैं, ठीक है, फिक्स है, खर्चा आने ही वाला है, ठीक है। तो ओवरहॉलिंग एक्सपेंस जो है एट प्रेजेंट वैल्यू, कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, 5,000 इंटू PVIF, एक ही साल का फैक्टर लेंगे ना, 4th ईयर का फैक्टर आप गिन लो 12% के हिसाब से आ रहा है 0.636 इंटू 5,000 आया ये भी आउटफ्लो, ये भी आउटफ्लो, टोटल हो जाएगा। दिस इज पार्ट ए कंप्लीट, ठीक है। ऐसे अप्रोच करना है। अब ये क्लियर रहता है कि मुझे यही पॉइंट्स यूज करने हैं, तो डेटा में अपने कंफ्यूज नहीं होंगे। इतना कैलकुलेट किया, पार्ट ए खत्म हो गया। अब इसके बाद जाएंगे पार्ट बी पे, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आपको रेवेन्यू एक्सपेंस वो सब देखना पड़ेगा।
एनुअल रेवेन्यू 75,000, एक्सपेंसेस कॉस्ट पर्टिकुलर्स भी उन्होंने जैसे लिखे आप सेम लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 45,000। और कोई खर्चा कुछ इनकम है कुछ नहीं, अभी पार्ट बी के लिए तो कुछ नहीं है। अच्छा अभी डेप्री वाला पॉइंट आता है, वो आपको पता है। देखो अगर सम में टैक्सेशन का पॉइंट मिसिंग हो तो डेप्री गिन के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेप्रीसिएशन यू नो इट इज ओनली फॉर टैक्स सेविंग पर्पस। अपन डेप्री माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, डेप्री एड बैक कर देते हैं। इस सम में टैक्सेशन का कोई पॉइंट है? देख लो दिया हुआ है, टैक्सेशन का पॉइंट ही नहीं है, इग्नोर बोला है। जब स्पेसिफिक बोल दिया कि टैक्सेशन है ही नहीं या इग्नोर करना है, तो डेप्री वाला कैलकुलेशन करके क्या करोगे? माइनस किया, टैक्स है ही नहीं, तो फिर बात वहीं की वहीं आ गई। तो आपका ना CFAT यही आ गया, एनुअल CFAT 30,000 है, यहीं से मिल गया। डेप्री और टैक्सेशन का इफेक्ट कंसिडर नहीं करना है। सम की लेंथ जब कम ज़्यादा करनी होती है तो ये पॉइंट को वो लोग यूज़ करते हैं। अभी सम बढ़ाना होता, लेंथी करना होता, ये वेटेज बढ़ाना होता, तो टैक्सेशन का पॉइंट डाल देते। जैसे टैक्सेशन का पॉइंट डालते आपको डेप्री लेना पड़ता, बट सम छोटा रखना है, 5 मार्क्स के अंदर अंदर पूछना है, वो पॉइंट गायब कर दिया, कैलकुलेशन कम हो गया। ऐसे वो लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट हो। CFAT आ चुका है, अब ये तो हर साल का है। कितने साल तक ये CFAT कमाओगे? 5 साल तक। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू लानी पड़ेगी 12% फॉर 5 ईयर्स। ये मल्टीप्लाई करके देख लो कितना हो रहा है, जो भी फैक्टर है वो निकाल लो, 30,000 से मल्टीप्लाई करो, आपको पार्ट बी मिल जाएगा। कितना अमाउंट आ रहा है? नहीं, इसमें फैक्टर मल्टीप्लाई करके ये कितना आ रहा है? 70,000 23 17,000। ऐसे कैसे आ सकता है? तुम लोग GT फैक्टर नहीं ले रहे हो, लास्ट ईयर का फैक्टर थोड़ी लेना है। GT 30,000 के अमाउंट को 17,000 बना दिया। GT फैक्टर चाहिए भाई, 5 साल का PV होगा ना, हर साल का ये। ऐसे एग्जाम में मत करना, वरना रिजल्ट डिस्काउंट हो जाएगा। 200 आने होंगे, 20 आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करोगे तो फिर 1 लाख का 17,000 कर दोगे तो क्या बोलूँगा। ठीक है, ये समझ आया। ये पार्ट बी है आपका, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 30,000 आपको 5 साल तक मिले, डिस्काउंटिंग करके ये वैल्यू हो रही है। तो पार्ट बी यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद देखना है पार्ट सी, टर्मिनल कैश फ्लो। बोलो क्या डेटा आएगा यहाँ पे? टर्मिनल कैश फ्लो के लिए कुछ है अवेलेबल? एक सैलवेज वैल्यू 10,000, और वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइड है कि रिकवर हो ही जाती है? इम्प्लाइड है। इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अब इसमें GT फैक्टर मत लेना, ये लास्ट ईयर का फैक्टर है, क्योंकि 5वें साल पे मिल रही है ना। हाँ, तो इसमें मल्टीप्लाई करो PVIF एट 12% फॉर 5th ईयर। $45,360 सही है। अब देखो इसके बाद निकालना है NPV, ये रहा फॉर्मूला, पार्ट बी प्लस पार्ट सी माइनस ए। देख लो क्या बचा, 323 पॉजिटिव है। और देखो 300 रुपए के लिए आपको 5 साल मेहनत करनी है, देख लो। टेक्निकली तो आंसर इज यस, यू कैन इन्वेस्ट, फिर आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आपका कॉल है। 300 रुपए के लिए इतने साल मेहनत करो, बाद में बचेगा कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया। सम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फॉर्मेट क्लियर हुआ। तो ये एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट डिसीजन नहीं था, उससे छोटा ही सम था। रिप्लेसमेंट डिसीजन तो मैक्सिमम मैंने लिखवा दिया पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा वही हो सकता है, ये उससे कम ही है। नोट कर लो आप पूरा, इसको एक बार देख लो, फिर आगे भी देख लेते हैं बाकी क्या पॉइंट्स।
बस बढ़िया। मैं भी सुबह ही लेके आया नोट्स, मैं मैसेज करने वाला था कि कलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये JIGL है, ये सेटिंग अप, ये कंपनी लॉ, और ये CMA-FM, तो ये पूरा ग्रुप 1 तुम्हारा आ गया। क्रैकर्स जो तुम्हारे पास लास्ट टाइम वाली होंगी ना वो चलेंगी, क्योंकि नए पेपर हुए ही नहीं इतने, तो JIGL कंपनी लॉ सब में मोस्टली क्वेश्चन हुई है, तो वही यूज़ कर लो तो भी ठीक है। जो 1-2 पेपर हुए हैं वो तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से गाइडलाइन आंसर ही मिल जाएंगे, तो अननेसेसरी। ठीक है, देखे अब हो गया, नोट कर लिया। कितना लिख रहे हो? इतना तो मैंने नहीं लिखा है, इस तरफ से तो हटा दो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, पेज है 527। ठीक है, यहाँ पे अगेन 2 मशीन्स का ऑप्शन है, मशीन X और मशीन Y। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है वो अलग अलग है, ड्यूरेशन भी डिफरेंट है, और स्क्रैप में क्या आपका सेविंग्स हो रहा है, स्क्रैप वैल्यू कितनी आ रही बता रखा है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स एनुअली, सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस, मेंटेनेंस कॉस्ट, सुपरविजन कॉस्ट, ये सब दे रखा है। अब डेप्रिसिएशन के बारे में बोला, इट विल बी चार्ज ऑन SLM बेसिस, टैक्स रेट इज 50%, भैया टैक्सेशन का इफेक्ट है तो वो अपने देंगे। पेबैक पीरियड मेथड अपनी जगह, अनएडजस्टेड रिटर्न। तीसरा जो मेथड है NPV वाला, उसके लिए हम यहाँ पे मेजरली कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कैलकुलेशन होगा कैसे, CFAT कैसे आएगा वो देखना है। अब इसमें एक अप्रोच अपने पास रहता है कि अपन इंक्रीमेंटल गिन लें, और दूसरा अप्रोच ये है कि टोटल दोनों का कैलकुलेशन कर लें। तो दोनों ऑप्शन ओपन है, मैं सम का डेटा एक बार देख लेता हूँ कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इन्होंने टोटल पे गिना हुआ है दोनों का CFAT, ठीक है, वैसे गिन सकते हैं क्योंकि सारा डिटेल्स तो दे ही रखी है। अपने दोनों मशीन्स का CFAT निकाल लेते हैं, उस हिसाब से फिर NPV पता चल जाएगा, NPV पता चलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पता चलेगा, और उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। वैसा यहाँ पे इन्होंने जो सम में पूछा है उसमें बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड मतलब इन शॉर्ट PI रेशियो, उसके बेसिस पे। उसका रीजन भी बताता हूँ क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं, बिकॉज जो ड्यूरेशन है ना दोनों की वो अलग अलग है, एक की लाइफ 5 ईयर्स है, एक की 6 ईयर्स है, तो एक NPV 5 साल का आएगा, एक 6 साल का। तो NPV डायरेक्ट कंपैरिजन करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, या तो उसको आपको एनुअल बेसिस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर PI रेशियो एक फिर भी ऑप्शन है क्योंकि पर रुपये रिटर्न बता रहा है, तो इसलिए वो PI पे गए। दूसरा भी ऑप्शन हो सकता था, वो बाद में बताता हूँ, पहले कैलकुलेशन देखते हैं। तो पर्टिकुलर्स आप ले लो, मशीन X मशीन Y, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना नेट इनफ्लो आउटफ्लो क्या आ रहा है वो समझ लेते हैं। देखो अगर अपना ही फॉर्मेट यूज करें पार्ट ABC वाला तो वो भी चलेगा, आप कॉमनली प्रेजेंट कर सकते हो ताकि पर्टिकुलर्स रिपीट ना करने पड़े, वो एक ऑप्शन है। आपके पास क्या पेज पे वर्टिकल स्पेस रहेगी तो आप नीचे तक पॉइंट्स लिख सकते हो, मेरे पास जितनी स्पेस है मैं उतनी लिख देता हूँ। पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो की बात हो रही है, मशीन X में इनिशियली आपका कितना खर्चा लग रहा है, 15,000, और मशीन B में 20, Y में 24,000, और इसमें कुछ है वर्किंग कैपिटल का कोई पॉइंट हो ऐसा कुछ, वो तो कुछ आएगा नहीं, तो जो यहाँ पे दे रखा है वो ठीक है, तो इसी में पॉइंट कंप्लीट हो गया। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात कर लेते हैं, इसमें आपको सब चीज़ें दे रखी है, कुछ सेविंग्स दे रखे हैं, कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो दोनों को एक एक करके देखना पड़ेगा। स्क्रैप वाला पॉइंट अभी छोड़ दो, वो तो इस पार्ट में आएगा नहीं। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस, एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। तो सबसे पहले सेविंग्स ले लो, जो पर्टिकुलर है आप पूरे लिख दो सेम, ठीक है। यहाँ पे 9,000 और ये 12,000, ये कैलकुलेशन हो चुका है, इसको अलग रखते हैं। अब एक्सपेंसेस है बाकी के सारे, एक इनडायरेक्ट मटेरियल, दूसरा बोला है मेंटेनेंस, और तीसरा है सुपरविजन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर इनडायरेक्ट मटेरियल में 600 और 800,
मेंटेनेंस वाले में 700 और 1100 और लास्ट में सुपरविजन। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस माइनस हो गए। देख लो कितना अमाउंट आ रहा है। 1825 65 2400 3500 1005। ठीक है, टैली कर लेना। इसके बाद डेप्रिसिएशन लेस होगा। डेप्री उन्होंने बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड पे लेना। अब कॉस्ट ऑफ मशीन एक्स जो है वो 15,000 है, उसमें आपका स्क्रैप वैल्यू 1,000 रुपये, तो 14,000 हो गया डेप्रिशिएबल अमाउंट। उसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 5, 2,800 आ जाएगा। तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन। वैसे ही मशीन वाई में गिन लो, 3,750। जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पाँच छः 15 टोटल एक बार देख लेना। फिर इसके बाद टैक्स माइनस होगा। 50% टैक्स बोला है, मतलब आधा हो जाएगा। बाकी का जो बचेगा वो पीएटी। अब इसमें फिर से डेप्री ऐड बैक, क्योंकि अपने को जाना है CFET तक। तो यहाँ 2800 प्लस हो गया और यहाँ 3750 प्लस हो गया। फोर 650 और यहाँ पे ये आ गया CFET। अब इसको लाना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू पे। ये एनुअल बेसिस पे PV से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। PV देख के लेना, एक 5 साल का, एक 6 साल का, सब कैलकुलेट करके हुए नोट में दे रखा है। आप डायरेक्टली वो अमाउंट यूज कर सकते हो। देख लो जो अमाउंट आ रहा है बता दो कितना। 18,000 और यहाँ पे 28,000। ठीक है, तो पार्ट बी कंप्लीट। अब इसके बाद पार्ट सी, टर्मिनल कैश फ्लो। इसमें तो एक ही पॉइंट है स्क्रैप वैल्यू वाला। इसमें स्क्रैप वैल्यू 1000, इसमें 1500। प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए लास्ट ईयर का फैक्टर लेना पड़ेगा। देख लो 5th ईयर का फैक्टर, 6th ईयर का फैक्टर। फैक्टर सही से लेना। यहाँ PVIF 5th ईयर का आएगा, रेट कितना है 8%। और यहाँ आएगा
आ रहा है? ठीक है, अब एनपीवी पार्ट बी प्लस पार्ट सी माइनस पार्ट ए। ये दोनों प्लस कर दो, 15,000 माइनस कर दो, 4,248, 5261। अब हमें एक्चुअली में पीआई रेशियो निकालना है। एनपीवी तो अपन ने प्रोसेस में निकाल लिया। अब पीआई रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला या कैसे कैलकुलेट होगा, प्रेजेंट वैल्यू जो भी है इनफ्लोज की वो टोटल हो जाएगी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में ऐसा होगा, पीआई रेशियो निकालने के लिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे और डिवाइड बाई में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। फॉर्मूला याद करो, वही चीज़ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाई इनिशियल कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज क्या होगी, ये दो ही तो होंगे, 18,567 प्लस 681। वो गिन लो कितना हो रहा है, ये टोटल करो कितना हो रहा है। डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15,000 कितना, 1.28। और सेम यहाँ पे गिनो, ठीक है, रेशियो है, परसेंटेज में नहीं आएगा, पीआई रेशियो है। तो 1.28 और 1.22, इसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। तो प्रोजेक्ट ए या जो मशीन एक्स है वो आपको पर रुपी ज़्यादा रिटर्न दे रही है, क्योंकि ये जो एनपीवी है ये अलग अलग ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, 6 ईयर्स का है। इसका एक और तरीका हो सकता था बट उन्होंने एनपीवी के बेस पे मांगा ही नहीं है। जब पीआई रेशियो बोला है तो अपने ये करके छोड़ देंगे। ये तो अदरवाइज दूसरा मेथड भी हो सकता था, अगर एनपीवी के बेस पे बात करते तो वो कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। फिर मैं अभी उस पर जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो पूछा नहीं है, कोई और सम में आता तो बता देता फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका ये कंप्यूटेशन कंप्लीट है, इतना ही करना है। 1 और 2 में अब आप ट्राई कर सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्टीमेटली अपने केस स्टडी वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक पता चला। अब एक टॉपिक जो बाकी था कल, वो लाइफ डिस्पेरिटी वाला, वो फिर आज नहीं रखते हैं, बाकी का नहीं तो अपना शेड्यूल लेट हो जाएगा। कल एक सम वो जो टॉपिक बचा है वो कल करा दूंगा, चैप्टर पैकअप हो जाएगा।